AIR 32,000 and AIR 164, the credit goes to Arvind Rai sir. He is not just enriching us with only knowledge, he enriches us with life skills. How to prepare, how to be in a positive state of mind. And he designed a zero lecture batch for us where हाँ 8 बन गया, ठीक है कोई बात नहीं। आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेंगे, इसके बाद फर्स्ट लॉ और हीट एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं उसको इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे। कितने क्वेश्चन बने तुम्हारे मयंक? फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? चलो ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जितना अपन ने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, या सिंपल अपने को मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, राइट? तो ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आज अपन चालू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हीटर वर्क के जो क्वेश्चन है उनको इकट्ठा अपन डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा तो। चलिए जी, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, राइट, वेरी गुड। क्या मतलब हुआ इसका? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या मतलब हुआ इसका? मतलब सिस्टम का एनर्जी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। क्या बेटा, पूरा पढ़ाने लिखाने का कोई सिस्टम का एनर्जी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। कल ही की क्लास में डिस्कस किए थे हीट एंड वर्क में, सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, सिस्टम की एनर्जी चेंज हो गई। सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर हमने देखा कि अगर ये बॉटल को मैंने उठाया तो ये बॉटल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, यानी कि ये बॉटल का एनर्जी बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जितना इसका एनर्जी बढ़ा उतना मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क किया। इज दैट क्लियर? तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट, वो अगर डेफिनेशन आपको क्लियर है तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपना क्लियर हो जाएगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सम ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसको मेरे को करना क्या है? इसको मेरे को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई नीड टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, और जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको करके हम इसको आसानी से इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक लाइन में डिफाइन करना है तो क्या है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज, व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। उसी प्रकार से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसी लॉ को मेरे को लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पहली इक्वेशन, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। व्हाट इज डी क्यू? टोटल चेंज इन, डी क्यू चेंज इन एनर्जी है।
क्या हीट है? चेंज इन हीट नहीं होता है, चेंज प्रॉपर्टी का होता है। ऐसी बात कर रहे हो यार, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो घर जाके। हीट का क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। तो dq इज व्हाट? dq इज द टोटल हीट ट्रांसफर। व्हाट इज dw? टोटल वर्क ट्रांसफर, ऑल काइंड ऑफ वर्क ट्रांसफर, राइट? व्हाट इज de? dq और dw हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर है। de क्या है? चेंज इन स्टोर एनर्जी, चेंज इन स्टोर एनर्जी। अच्छा, मैंने लिखा dq इक्वल टू de प्लस dw, है ना? dq और dw हो गया हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, और de है, क्या है de? सिस्टम की एनर्जी का चेंज। सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अरे कल ही अपन डिस्कस किए हैं यार, इतना जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कौन कौन सी दो टाइप की एनर्जी कल अपन पढ़े थे? क्या होती है स्टोर एनर्जी? एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द स्टोर एनर्जी। सम ऑफ ऑल स्टोर एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे मैंने इस इक्वेशन में मैंने क्या किया? सिस्टम की जो एनर्जी का चेंज हुआ उसको कंसीडर कर लिया। अब सिस्टम की एनर्जी का चेंज क्यों हुआ? स्टेट चेंज की वजह से। लेकिन सिस्टम की जो एनर्जी चेंज हुई या तो बढ़ गई होगी या घट गई होगी। डीई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? तो ये तो बढ़ी होगी या घटी होगी, तो ये बढ़ी या घटी, तो क्यों बढ़ी या घटी? क्योंकि सराउंडिंग से कुछ अमाउंट ऑफ हीट और वर्क का ट्रांसफर हुआ। इज इट क्लियर? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो सकता है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर और इन द वर्क ट्रांसफर। सराउंडिंग सिस्टम को जो भी एनर्जी ट्रांसफर करेगा उस एनर्जी का क्या होगा? सराउंडिंग सिस्टम को किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है? इतना तो बोलो ना जोर से यार, हीट और वर्क के फॉर्म में। तो सराउंडिंग ने सिस्टम को जो एनर्जी ट्रांसफर किया उस एनर्जी का क्या हुआ? हाँ, वो एनर्जी जो है वो सिस्टम की एनर्जी को चेंज करेगी। यदि सराउंडिंग से सिस्टम को मैंने पॉजिटिव एनर्जी दी तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि मेरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट? तो बेटा अब मेरे पास एक पहली इक्वेशन आई है, dq इक्वल टू de प्लस dw। अब इस इक्वेशन की वैलिडिटी क्या है? इसको मैं रिवर्सिबल प्रोसेस में अप्लाई करूंगा या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों जगह अप्लाई कर सकता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन कौन सी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए या सबके लिए होता है? हमेशा ऐसा जब अपन बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है तो अपन ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहती है? हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, हर हाल में कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, राइट? चाहे सिस्टम क्लोज हो या ओपन सिस्टम, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो यहां पे मैंने क्या किया? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो हीट और वर्क के फॉर्म में हो सकता है, वो मैंने कर लिया। और उसकी वजह से क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये जो मैंने रिलेशन लिखी है इसमें मैंने क्या किसी प्रकार का कोई एजम्पशन लिया है क्या? नहीं। तो ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। एम आई क्लियर?
तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये अबव इक्वेशन जो है इट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल as well as irreversible process, reversible process as well as irreversible process. It is valid for both closed system and open system. यानी कि ये पहली वाली इक्वेशन को यूज करने से पहले क्या मेरे को कुछ सोचने की जरूरत है? सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जहां मन करे इसको लगाया जा सकता है, चाहे ओपन सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इररिवर्सिबल प्रोसेस हो, राइट। चलिए अब इसी इक्वेशन को मैं रीडिफाइन करता हूं। क्या इक्वेशन थी? डी क्यू इज इक्वल्स टू डीई प्लस डी डब्ल्यू। व्हाट इज डीई? चेंज इन स्टोर एनर्जी। तो चेंज इन स्टोर एनर्जी क्या होगा? स्टोर एनर्जी कौन कौन सी होती है? चेंज इन स्टोर एनर्जी इज सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन फ्लो वर्क। करेक्ट है? ठीक है बच्चों। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन की जगह मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो मैंने यहां पे क्या एजम्पशन लिया? मैंने यहां पे एजम्पशन लिया कि डीई, यहां पे मैंने एजम्पशन लिया कि डीई बिकम्स इक्वल टू डी यू। तो व्हाट आई एम एज्यूमिंग, ये जीरो और ये जीरो। तो सेकेंड इक्वेशन जब मैं लिख रहा हूं तो क्या मैं कोई एजम्पशन ले रहा हूं? क्या एजम्पशन ले रहा हूं? हाँ, बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वहां पे कोई फ्लो वर्क नहीं हो रहा। पहले एक्सप्लेन कर लेने दे, फिर डाउट पूछ। यहां पे इन तीन टर्म्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन में लिखा हूं, ये पहली इक्वेशन थी और यहां से मेरे को मिली दूसरी इक्वेशन। क्या दूसरी इक्वेशन को मैं हर जगह लिख सकता हूं? क्या हर जगह अप्लाई कर सकता हूं? क्या क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 तभी वैलिड होगा जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो हो और फ्लो वर्क जीरो हो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 1 को तो मैं बेझिझक जहां मन करे वहां पे अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में हर जगह अप्लाई नहीं कर सकता। तो अब अपन देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन होगी जब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फ्लो वर्क जीरो होगा। चलो मान लो ये एक सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, दिस इज माई सिस्टम। ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये मेरा सिस्टम है, राइट। यहां से मास, इधर देखो, यहां से मास एंटर हुआ m और यहां से m मास बाहर चला गया। ये कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? मास जो है वो बाउंड्री के बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब दैट इज द ओपन सिस्टम।
राइट। अब बेटा यहां पे जो मास एंटर कर रहा है, यहां पे जो मास एंटर कर रहा है वो हो सकता है कि v1 वेलोसिटी पे एंटर करे और बाहर जब जाए तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाए। तो मान लो ओपन सिस्टम है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्योंकि ये v1 पे एंटर कर सकता है और v2 पे बाहर जा सकता है। ये h1 पे एंटर किया, पोटेंशियल हेड h1 पे एंटर किया और h2 पे बाहर गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी, ये मैं नहीं कह सकता। राइट बेटा, ये फ्लूइड जो है जब सिस्टम में एंटर कर रहा है तो इसका प्रेशर जो है वो P1 है और इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है। तो जब फ्लूइड एंटर कर रहा है तो वो वर्क कर रहा है, तो वो वर्क कर रहा है मेरे सिस्टम के ऊपर, दैट इज इक्वल टू P1 इंटू V1, दैट इज नोन एज द फ्लो वर्क। और बाहर जब जाएगा तो कितना वर्क हुआ, तो वर्क हुआ P2 V2, यानी कि फ्लो वर्क भी इनलेट और आउटलेट पे अलग अलग मिला। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, क्या इसको मैं इस सिस्टम में अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पे मैंने क्या एजम्पशन लिया था, काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए और कोई फ्लो वर्क का चेंज नहीं होना चाहिए। राइट तो यहां पे तो ये इस सिस्टम में तो मेरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन को मैं ओपन सिस्टम में तो अप्लाई नहीं कर सकता। क्या क्लोज सिस्टम में कर सकते हैं? देखते हैं। क्लोज सिस्टम बोले तो क्या? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, यहां पे गैस भरी हुई है, राइट। अब पिस्टन के अंदर जो गैस की वेलोसिटी है वो उसकी माइक्रोस्कोपिक वेलोसिटी है, जिसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूं, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा और गैस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर क्लोज सिस्टम है तो ये जो कंडीशन है, यहां पे कोई फ्लूइड एंटर नहीं कर रहा, यानी कि फ्लो वर्क नहीं हो रहा, कोई फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा, तो आउटपुट पे भी कोई फ्लो वर्क नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर क्लोज सिस्टम है तो चेंज इन स्टोर एनर्जी इज नथिंग बट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। आ रही है बात समझ में? अगर क्लोज सिस्टम है तो मैंने क्या एजम्पशन माना, डीई इक्वल टू डी यू, जो कि सही बैठ रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, तो सेकेंड इक्वेशन जो मेरे को मिली, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, वॉट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन? कहां पे एप्लीकेबल होगा ये वैलिड होगा सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन में वैलिड नहीं है। प्रोसेस क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? मैंने रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी का कोई एजम्पशन लिया क्या? तो एनी प्रोसेस के लिए वैलिड है, एनी प्रोसेस, चाहे रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, आइसोबारिक हो या आइसोकोरिक हो, हर जगह ये इक्वेशन वैलिड होगी। सिर्फ कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ यह है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, राइट। चलिए, अब इक्वेशन नंबर 2 से मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अभी यहां से मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी। क्या एजम्पशन ले लिया? मैंने वर्क डन को पीडीवी वर्क के बराबर लिया, और कल की क्लास में हमने देखा था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी इज ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लोज सिस्टम की इक्वेशन तो इक्वेशन नंबर 2 भी है, राइट। तो अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसकी वैलिडिटी क्या हो गई? क्या हर जगह लगा सकता हूं? क्या किसी भी क्लोज सिस्टम में लगा सकता हूं? नहीं, किसी भी क्लोज सिस्टम में नहीं लगेगा बेटा। क्लोज सिस्टम एंड द प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल, तभी इक्वेशन नंबर 3 वैलिड होगा। ठीक है बच्चों? चलिए, अब लास्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी बोलो? डी क्यू इक्वल टू डीई प्लस
डी डब्ल्यू। अभी मैं लिख देता हूं डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। क्या कर दिया मैंने यहां पे? ऐसा संभव है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्या होना चाहिए? डीई को 0 होना चाहिए। ई क्या है? ई क्या है? डीई चेंज इन स्टोर एनर्जी है। ई क्या है? स्टोर एनर्जी। किस पे डिपेंड करता है? स्टेट पे डिपेंड करता है। तो डीई 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? स्टेट चेंज हो भी जाए तब भी डीई 0 हो सकता है। जहां से गए थे, जहां से स्टार्ट किए थे, वापस अगर वहीं पहुंच गए, तो डीई क्या हो जाएगा? 0। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं उसको? तो ये जो इक्वेशन है इट इज वैलिड फॉर, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है बेटा। कभी भी अगर मैं किसी इंजन की बात करूं तो जितना उसमें नेट हीट ट्रांसफर होगा उतना ही नेट वर्क ट्रांसफर होगा। यहां पे तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो आगे क्लियर होगा, क्योंकि हम पढ़ते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। तो ये बिल्कुल 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हमेशा होगा। अगर कोई साइक्लिक डिवाइस है तो जितना नेट हीट ट्रांसफर हुआ है उतना ही नेट वर्क ट्रांसफर होगा। तो क्या कंडीशन आई इस इक्वेशन को यूज करने के लिए? एनी साइक्लिक, रिवर्सिबल साइक्लिक होना चाहिए क्या? नहीं, कोई भी साइक्लिक है अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हुआ, व्हाट डज इट मीन कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हुआ तो ई जो है वो 0 हो जाएगा, डी जो है वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, एनी सिस्टम। क्लोज सिस्टम में भी लगेगा और ओपन सिस्टम में भी लगेगा। क्लियर है? चलिए फटाफट अब अपन जो इक्वेशंस लिखे हैं, यही 4-5 इक्वेशन है, आपका थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाता है। चलो फिर से फटाफट अपन जो इक्वेशन लिखे हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहली इक्वेशन कौन सी थी? डी क्यू इक्वल टू डीई प्लस डी डब्ल्यू। वैलिडिटी एनी सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लगाओ, एनी सिस्टम एनी प्रोसेस। सेकेंड इक्वेशन हमने निकाली डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूं? क्या होगा? ओपन सिस्टम में वैलिड नहीं होगा, क्लोज सिस्टम होना चाहिए और प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस चलेगी। थर्ड आया था अपना डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। व्हाट इज द वैलिडिटी? सिस्टम क्लोज होना चाहिए और साथ ही साथ प्रोसेस रिवर्सिबल भी होनी चाहिए। किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल गलत है, राइट? और फोर्थ इक्वेशन आई थी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। व्हाट इज द वैलिडिटी? एनी साइक्लिक, वेदर रिवर्सिबल साइक्लिक और इरिवर्सिबल साइक्लिक, एनी साइक्लिक एनी सिस्टम। ये जो 4 इक्वेशन लिखी है इसमें कोई डाउट? ये जो 4 इक्वेशन लिखी है इसमें कोई डाउट? फ्लो वर्क होता है जैसे ट्रेन में गया है, कभी भारी भरी हुई ट्रेन रहती है, उसमें घुसा है कभी? उसके लिए घुसने के लिए तेरे को अंदर वर्क करना पड़ता है क्या? क्या करना पड़ता है? घुसने के लिए वर्क करना पड़ता है बेटा। वर्क नहीं करेगा तो अंदर घुस नहीं पाएगा। जब तू देख, फ्लो वर्क को बेसिक समझ यहां पे क्या है कि अगर आप सिस्टम में एंटर कर रहे हो, जब कोई फ्लूइड एंटर करेगा
या सिस्टम से बाहर जाएगा तो फ्लो वर्क का एग्जिस्टेंस आएगा। अब मान ले ये सिस्टम है, अब यहां पे फ्लूइड को एंटर करना है, तो ऑलरेडी यहां पे फ्लूइड है। अब जब इसको अंदर जाना है तो ये फ्लूइड के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेन में जब तेरे को घुसना पड़ता है तो तेरे को वर्क करना पड़ता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि अंदर का माल तेरे को आने नहीं देता। तो यहां पे भी सिस्टम में एंटर करने के लिए फ्लूइड को वर्क करना पड़ेगा। अब आती है बात बाहर जाने की। बाहर जाने की, जब बाहर जाता है ना तो तू जब ट्रेन से उतरेगा तो विद ए सर्टेन वेलोसिटी निकलता है, क्योंकि पीछे जनता देखो धक्का मारती है, राइट। तो जब फ्लूइड बाहर जाएगा तो सिस्टम उसको पुश करेगा बाहर जाने के लिए। तो जब ये बाहर निकलेगा तो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके निकलेगा। जब अंदर जाएगा तो फ्लूइड के ऊपर इसको इतना वर्क करना पड़ रहा है अंदर घुसने के लिए, और जब ये बाहर निकल रहा है तो अपने साथ इस एनर्जी को लेकर बाहर जा रहा है। अब कहने को ये वर्क है, लेकिन पी क्या है? पी क्या है? प्रेशर क्या होता है? अरे नहीं रे भाई, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज ए प्रॉपर्टी। व्हाट इज वी? व्हाट इज वी? स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना। व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? इट इज अ प्रॉपर्टी। तो भैया P इंटू वी क्या होगा? P जो है वो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, V जो है वो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्टेट फिक्स हो गया तो P फिक्स हो गया, V फिक्स हो गया तो इसका मतलब P मल्टीप्लाइड बाय V, वो भी फिक्स हो गया किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, तो PV इज अ प्रॉपर्टी, राइट। तो कहते हैं हम इसको वर्क है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन पे, तो इट इज कंसिडर एज अ प्रॉपर्टी, राइट। चलो, तो यहां पे हमने ये 4 इक्वेशंस पढ़ी हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू नॉन फ्लो प्रोसेस, और दूसरा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब अपन क्या बोल रहे हैं? फ्लो वर्क तो जीरो हो जाएगा, ठीक बात है। नॉन फ्लो, फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा तो सिस्टम के बाहर भी नहीं आ सकता, सिस्टम के अंदर भी नहीं आ सकता। तो नॉन फ्लो है, इसका मतलब क्या हो गया? मास जो है वो फ्लूइड का कांस्टेंट हो गया। अगर फ्लो ही नहीं कर रहा तो ना सिस्टम के अंदर आएगा ना सिस्टम के बाहर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नॉन फ्लो प्रोसेस अगर मैं बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोज सिस्टम। और जब मैं बोलता हूं क्लोज सिस्टम तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की। क्लियर? तो बच्चा पिछले स्लाइड में अपन ने देखा कि ये 4 इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की थी, राइट। इनमें से पहली और आखिरी वाली इक्वेशन कहां नहीं लगेगी? क्लोज में नहीं लगेगी। अच्छा, क्या लिखा है बेटा यहां पे पहली वाली इक्वेशन में? पहले वाला, और आखिरी वाले में क्या लिखा है? साइक्लिक होना चाहिए। तो ये चारों की चारों इक्वेशन फर्स्ट उसमें लगेगी, चारों की चारों इक्वेशन जो है वो नॉन फ्लो प्रोसेस में लगेगी। फ्लो प्रोसेस में सिर्फ पहली और आखिरी लगेगी। बात समझ में आ रही है? ये चारों इक्वेशन जो है 1 2 3 4, ऑल 4 इक्वेशंस आर वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम। चारों की चारों इक्वेशन जो है वो क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। पहली वाली और चौथी वाली सिर्फ ओपन सिस्टम के लिए वैलिड है, सॉरी ओपन सिस्टम के लिए भी वैलिड है, बाकी क्लोज सिस्टम के लिए तो ये चारों इक्वेशंस वैलिड है, राइट। तो कुल मिला के ये 4 इक्वेशन से ही आप नॉन फ्लो प्रोसेस को समझोगे। अब 4 में से मैं फिर से इन इक्वेशंस को लिख देता हूं।
जो ज्यादा यूज की आएंगी नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, पहली इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन डी क्यू इक्वल टू क्या, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तीसरी क्या, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और चौथी अपन निकाले थे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। ऑल थ्री इक्वेशंस आर वैलिड फॉर द क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में इनमें से आप कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। और क्लोज सिस्टम है तो बेटा मेरे को ये पहली वाली इक्वेशन का यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट हो जा रही है। क्योंकि जैसे ही मैंने क्लोज किया सिस्टम को तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो हो गया, राइट। तो थियोरेटिकली इक्वेशन नंबर 1 जो है वो भी मैं क्लोज सिस्टम में अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन क्लोज सिस्टम के लिए इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कन्वर्ट हो गई इक्वेशन नंबर 2 में। एम आई क्लियर? चलिए जी, अभी तक जो डिस्कस किया है इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? क्लियर है? चलिए क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इक्वेशन नंबर 2 मैं क्लोज सिस्टम में लगा सकता हूं, इक्वेशन नंबर 3 मैं क्लोज सिस्टम में लगा सकता हूं, रिवर्सिबल होगा तो क्लोज सिस्टम के लिए पूछ रहा हूं, क्लोज सिस्टम में लगा सकता हूं। फोर्थ वाली इक्वेशन भी क्लोज सिस्टम में लग जाएगी। क्लियर? अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्लोज सिस्टम का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने 2 बच्चों को दिया, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये आप लोग सुनते नहीं हो और बार बार मेरे से डाउट करते हो कि सर इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो अभी आप सुन लो इस चीज को ध्यान से। क्लोज सिस्टम का एक सवाल मैंने 2 बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया। पहले बच्चे ने इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया, इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया और उसका आंसर आया x। क्वेश्चन किस टॉपिक का था? क्लोज सिस्टम का था, राइट। दूसरे बच्चे ने इक्वेशन नंबर 3 को यूज किया और उसका आंसर आया y, राइट। x इज नॉट इक्वल टू y, तो किसका आंसर सही है और क्यों? मैंने आपको फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। क्लोज सिस्टम का एक सवाल मैंने 2 बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया। एक बच्चे ने उस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 2 यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से सॉल्व किया। दूसरे बंदे उसका आंसर आया, इससे जिसने सॉल्व किया उसका आंसर x आया, इससे जिसने सॉल्व किया उसका आंसर y आया, और x और y बराबर नहीं आया। अब आपको यह बताना है कि किसका आंसर सही है, किसका गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। हाँ, प्रोसेस नहीं, जितना मैंने आपको स्पेसिफाई किया उतना ही दिया है मैंने, उतना ही मेंशन है। क्लोज सिस्टम है, बस यही मेंशन किया हुआ है। सेकंड वाले इक्वेशन से मतलब डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से जिसने निकाला उसका आंसर एक्स सही है बोल रहा हो आप, और वाई गलत है। एक्स सही है, वाई गलत है, पक्का? एक्स सही है, वाई गलत है, क्यों? करेक्ट, करेक्ट है। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अब क्लोज सिस्टम तो दिया ही था क्वेश्चन में, तो भैया इक्वेशन नंबर 2 लगाने के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत अब बची नहीं। क्या बोल दिया क्वेश्चन में? क्लोज सिस्टम, तो डायरेक्टली मेरा इक्वेशन नंबर 2 की वैलिडिटी बन जाती है, यानी कि मैं बेझिझक इक्वेशन नंबर 2 का तो इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन क्लोज सिस्टम बोलने से इक्वेशन नंबर 3 वैलिड नहीं हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि क्लोज सिस्टम है, तो एक बंदे ने इक्वेशन नंबर 2 लगाया, उसने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल। दूसरे बंदे ने
इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल किया तो उसने एजम्पशन ले लिया कि प्रोसेस रिवर्सिबल थी। अब दोनों के आंसर बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसका आंसर y आया था उसने एजम्पशन लिया था कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, और चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रही होगी इसलिए x और y बराबर नहीं आया तो x सही है और y गलत है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बेटा आपका नाम सौरभ, आपको समझ में आ रहा है क्लास में कुछ थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है समझ में? क्लास के बाहर आप खत्म होगा ना, उसके बाद आप मेरे से बात करना, राइट? x और y अगर बराबर नहीं आया तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा? x सही है। क्यों सही है x? y गलत क्यों है? क्योंकि उसने रिवर्सिबल का एजम्पशन लिया था जो कि एक्चुअली में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रही थी, इसलिए x सही है और y गलत है। क्या x और y दोनों का सेम आंसर आ सकता था क्या? अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होती तो x और y दोनों के सही आंसर आते, लेकिन चूंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं थी इसलिए x और y के आंसर अलग अलग आएंगे और x सही होगा, y गलत होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं, सर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आपको पता है क्या होता है, ये वाली इक्वेशन लगाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये वाली इक्वेशन में तो बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। तो आप लोग बोलते हैं मैं तो ज्यादा मेहनत किया फिर मेरा आंसर कैसे गलत हो गया? ज्यादा मेहनत करने से आंसर सही होगा कोई गारंटी नहीं है, राइट? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 क्या वैलिडिटी है? बस नॉन फ्लो प्रोसेस लिख दिया। कोई भी सब किसके लिए लगाना है? आइडियल गैस के लिए कि एनी सब्सटेंस? आइडियल गैस का तो कोई बात मैंने किया ही नहीं। क्लोज सिस्टम हो गया, बेझिझक अप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 3 क्लोज के साथ में रिवर्सिबल भी होना जरूरी है, और फोर्थ के लिए रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल जरूरी है? नहीं, बस साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम आना चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, राइट डाउन। डिटरमाइन heat transfer for following non flow quasi static processes involving ideal gas, first isochoric, second isobaric, third isothermal, fourth polytropic। इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा इक्वेशन का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? dq इज इक्वल टू डी प्लस पी डीवी का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि क्वासी स्टैटिक लिख दिया और नॉन फ्लो लिख दिया, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो वैलिड हो गई, राइट? इसके अलावा आइडियल गैस लिख दिया है, इसका मतलब आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट? ये आप हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जहां जहां पे पॉसिबल है वहां पे आपको चेंज इन टेम्परेचर के फॉर्म में हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करना है। ये एक साइक्लिक डिवाइस है, ये एक साइक्लिक डिवाइस है। साइक्लिक डिवाइस दो प्रकार की हो सकती है, या तो ये हीट इंजन होगा या फिर ये हीट पंप होगा, करेक्ट है?
अंतर क्या है, अगर हीट इंजन होगा तो वर्क डन जो है वो मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, और अगर हीट पंप होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो आपने ये पता करना है कि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। ये टीएस डायग्राम है, आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको पीवी डायग्राम कर सकते हो। इसको चलो पीवी कर लेता हूं, मैं आपको पीवी डायग्राम कर लेता हूं। आपको ये पता करना है कि ये हीट इंजन है या ये हीट पंप है। कैसे मालूम चलेगा? वर्क डन आपको पता करना है पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, हीट इंजन, और वर्क डन नेगेटिव होगा तो दैट विल बिकम हीट पंप। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। फर्स्ट वाला सारे पार्ट हो गए उसके। चलो फटाफट फर्स्ट वाले को भी कर लेते हैं अपन। पहली प्रोसेस कौन सी थी? आइसोकोरिक, करेक्ट है। और सारी प्रोसेसेस रिवर्स क्वासी स्टैटिक है और नॉन फ्लो है, यानी कि ये वाली इक्वेशन डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी को मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब प्रोसेस क्या थी? आइसोकोरिक, यानी कि डीवी क्या हो गया? 0, यानी कि हीट ट्रांसफर क्या मिला मेरे को? U2 माइनस U1, राइट? Heat transfer equal to U2 minus U1. This equation is valid for ideal gas or any substance. Any substance कहाँ लिए हैं कोई assumption अभी हमने ideal gas का? अगर मैं dq equal to U2 minus U1 लिख रहा हूँ तो ये liquid vapor mixture के लिए भी valid है, क्यों नहीं है? ऐसा कोई मैंने ideal gas का equation लिया नहीं है, ये any substance के लिए valid होगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह लिख लेता हूँ Cv T2 minus T1, U की जगह CVT लिखा, that is only valid for ideal gas। तो ये वाली इक्वेशन अब सिर्फ आइडियल गैस के लिए, ऊपर वाली इक्वेशन हम हर जगह पे अप्लाई
कर सकते हैं क्लोज सिस्टम। Am I क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? चलिए, सेकेंड था आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मेरे को मिला dq इक्वल टू du प्लस पी डी वी। तो इसको मैं लिख सकता हूं u2 माइनस u1 प्लस p v2 माइनस v1। Am I क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? समझ में आ रही है बात? इसको मैं लिख सकता हूं u2 प्लस pv2 माइनस u1 प्लस pv1। राइट? u प्लस pv is defined as enthalpy H. U plus PV is defined as enthalpy H. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो मैं लिख सकता हूं dq इक्वल टू H2 माइनस H1। क्या वैलिडिटी है? आइडियल गैस या एनी सब्सटेंस? अभी तक पहली वाली इक्वेशन में मैंने आइडियल गैस का कोई एग्जम्पशन नहीं लिया, दूसरी लाइन में मैंने आइडियल गैस का कोई एग्जम्पशन नहीं लिया, तीसरी लाइन में मैंने कोई एग्जम्पशन नहीं लिया। तो अब तक मैंने आइडियल गैस का कोई एग्जम्पशन नहीं लिया है, तो ये लिक्विड वेपर मिक्सचर के लिए भी वैलिड होगा। एम आई क्लियर? आइडियल गैस के लिए H2 माइनस H1 क्या होता है? जब मैं यहां पे लिखता हूं Cp T2 माइनस T1, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए, राइट? इसके ऊपर की जो इक्वेशन है H2 माइनस H1, इसको आप किसी सब्सटेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन क्या है? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए, देन था आइसोथर्मल प्रोसेस। dq इक्वल टू du प्लस pdv। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो du इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो dq इक्वल टू pdv किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस के लिए या सब सब्सटेंस के लिए? सोच के जवाब दिया। क्यों? क्योंकि मैंने du इक्वल टू 0 कैसे किया है? du इक्वल टू 0 करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है? cv dt, और du इक्वल टू cv dt इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। तो ये वाली इक्वेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। बात समझ में आ रही है? अब अपन पीडीवी कल सॉल्व किए थे, क्या आई थी वैल्यू? आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या इसको मैं लिख सकता हूं आर टी एल एन वी वन बाई वी। क्लियर है बच्चों? आ रही है बात समझ में? चलो जी, अब अपन आ जाते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगेन मैं फॉर्मूला यूज करूंगा dq इक्वल टू du प्लस pdv, राइट? तो क्या मिला मेरे को? cv dt, du क्या हो गया? cv t2 माइनस t1 प्लस pdv, कल की क्लास में अपन निकाले थे। pdv की वैल्यू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या आएगी? p1 v1 सॉरी p2 v2 माइनस p1 v1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, और इसको अपन लिख सकते हैं r t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n।
कल की क्लास में अपन किए थे ये, तो क्या मिल गया मेरे को, आर, अरे आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन T2 माइनस T1. Am I clear? तो एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मेरे को मिला हीट ट्रांसफर इक्वल टू CV माइनस आर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 T2 माइनस T1. क्लियर बच्चों? एडियाबेटिक हो जाएगा तो क्या होगा, n की वैल्यू जो है वो गामा के बराबर हो जाएगी. तो क्या मिलेगा मेरे को, CV माइनस आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इज व्हाट, आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1. पढ़ाई करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा. CP नहीं CV. R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इज CV मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1. तो क्या मिला मेरे को, CV माइनस CV T2 माइनस T1. so heat transfer equal to 0. Is that clear? बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये जो फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हैं ये याद करने हैं. ये जो फॉर्मूले यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं वो याद करने हैं. क्या याद करना है? नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए मात्र ये 3 इक्वेशन और इनकी कंडीशंस. दैट्स इट. अगर आप इतना याद रखते हैं तो नॉन फ्लो प्रोसेस का कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं. अभी जो डिस्कस किया है क्या वो क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था कि ये हीट इंजन है या हीट पंप है, राइट? कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि नेटवर्क मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव. ध्यान से देखना, ये जो प्रोसेस, ये जो साइकिल है, इसको मैं 2 प्रोसेस में डिवाइड कर लेता हूं, 1 से 2 और 2 से 1. करेक्ट? नेटवर्क मेरे को इस साइकिल का क्या मिलेगा, 1-2 का वर्क प्लस 2-1 का वर्क. राइट? W12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा वर्क डन का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस दिस रेक्टेंगल. आ रही है बात समझ में? तो मेरे को क्या मिला, सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल. मैग्नीट्यूड मिल गया. मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा. और क्या पता होना चाहिए, साइन. तो ये प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं? कंफ्यूज होके नहीं बताओ यार, आप लोग थोड़ा पढ़ाई करो. प्लस है माइनस है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. लास्ट क्लास में जो पढ़ाया है उसको वर्ड बाय वर्ड याद रखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. भूल जाओगे तो दिक्कत में आओगे. प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, जल्दी बोलो. डिसाइड कर लो, आगे मुझे बताओ प्लस की माइनस. अरे सिंपल है यार, ये जो सेमी सर्कल प्लस होगा, सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल लिया हूं मैं. कौन सा फॉर्मूला यूज किया हूं, पीडीवी. करेक्ट है? सेमी सर्कल और रेक्टेंगल लिया हूं यानी कि पीडीवी लिया हूं. पीडीवी लिया हूं तो क्या देखूंगा, डीवी. डीवी क्या हो रहा है, 1 से 2, 1 से 2, 1 से नीचे वाला लेता तो बेटा ये सेमी सर्कल, सॉरी रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल होता ना. सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल लिया हूं तो मैं क्या ले रहा हूं, 1 से 2. क्या साइन लगाऊं, प्लस माइनस. ऑब्वियसली 1 से 2 जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है,
घट रहा है तो साइन क्या आएगा, माइनस। इज इट क्लियर? W21 क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, R माइनस सेमी सर्कल। ये मेरे को मिल गया मैग्नीट्यूड, रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल को माइनस किया, ये वाला एरिया शेडेड एरिया मेरे को मिला। साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, 2 से 1 जा रहा हूं मैं, तो 2 से 1 जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हुआ। Am I क्लियर? तो नेटवर्क मेरे को क्या मिला, नेटवर्क मेरे को मिला माइनस सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल, तो रेक्टेंगल से रेक्टेंगल कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, माइनस सेमी सर्कल इंटू 2। क्लियर है? क्या निकला ये, क्या निकला ये, वर्डन जो आया निगेटिव आया, इट मींस इट इज हीट पंप। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फर्स्ट if it is in clockwise direction, it would be, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हमने जो साइक्लिक प्रोसेस ली थी वो किस डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो क्या निकला वो पंप निकला। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इट वुड बी हीट इंजन। Am I clear? अदरवाइज क्या होगा, अगर काउंटर क्लॉकवाइज में है तो अदरवाइज हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। क्लियर हुआ ये? कोई साइकिल अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली आपको पता चल जाना चाहिए कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हीट इंजन हीट पंप क्या होगा वो अपन सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स के टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी साइक्लिक प्रोसेस से इतनी चीजें मेरे को समझ में आनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, सेकेंड वाले पॉइंट में रिवर्सिबल होना जरूरी है। और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम represents net work or net heat transfer। अगर साइकिल रिवर्सिबल है तो पीवी डायग्राम पे जो उसका एरिया है, इसलिए अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने नेटवर्क निकाला, राइट? नेटवर्क क्या आया, 2 टाइम्स सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर हुआ? तो अगर कोई रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो पीवी डायग्राम में जो उसका एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेटवर्क। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अभी मैंने पढ़ी कि नेटवर्क और नेट हीट ट्रांसफर क्या होता है, नेटवर्क और नेट हीट ट्रांसफर बराबर होता है मेरे भाई फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस। तो ये जो एरिया मेरे को मिला, कोई भी साइक्लिक अगर प्रोसेस है तो जितना नेट हीट ट्रांसफर होगा उतना ही नेटवर्क ट्रांसफर होगा। तो
अगर मेरे को मिला यहाँ पे कि नेट वर्क मेरा आया -50 किलो जूल, तो नेट हीट ट्रांसफर जो हुआ दैट इज ऑल्सो 50 किलो जूल, -50 किलो जूल। क्या मतलब होगा इसका -50 किलो जूल हीट ट्रांसफर का? इसका मतलब ये हुआ कि 50 किलो जूल हीट ये डिवाइस से बाहर की तरफ जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल है तो पीवी डायग्राम में उसका एरिया नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। ट्रू और फॉल्स? पीवी डायग्राम में उसका एरिया नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। पीवी डायग्राम का एरिया मेरे को नेटवर्क ट्रांसफर देता है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस है तो क्या होगा? नेटवर्क ट्रांसफर और नेट हीट ट्रांसफर दोनों बराबर आएंगे। इसी प्रकार से टीएस डायग्राम मेरे को क्या देता है? हीट ट्रांसफर देता है, लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर वुड बी इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो वो साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम का आप एरिया निकाल लीजिए, उससे आपको क्या मिल जाएगा? नेट वर्क ट्रांसफर। टीएस डायग्राम का एरिया निकाल लोगे तब भी आपको क्या नेटवर्क ट्रांसफर मिलेगा? क्या टीएस डायग्राम का एरिया निकाल लोगे तब भी आपको नेट वर्क ट्रांसफर। एम आई क्लियर? तो साइक्लिक डिवाइस के बारे में दो बातें आज आप ध्यान में रखेंगे। पहला कि साइकिल अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो डिवाइस हीट पंप या रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइकिल का जो एरिया मेरे को पीवी डायग्राम में मिल रहा है बशर्ते कि वो साइकिल रिवर्स साइक्लिक के साथ साथ में क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबल भी होनी चाहिए। तो पीवी डायग्राम में जो उसका एरिया मिल रहा है वो उस इंजन का या हीट पंप का नेट वर्क इनपुट होगा या आउटपुट। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी उसको अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉन थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? नॉन फ्लो प्रोसेस और फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस बोले तो क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के लिए मेरे पास में ये तीन इक्वेशन आई, जिनमें से पहली वाली इक्वेशन जो है dq इक्वल टू du प्लस dw, इसको मैं कहां अप्लाई करूंगा? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? पहली इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 dq इक्वल टू dw लगाने के लिए बस क्लोज सिस्टम होना चाहिए, इतना ही पर्याप्त है, राइट? तीसरी इक्वेशन लगाने के लिए क्लोज सिस्टम के साथ साथ में प्रोसेस का रिवर्सिबल होना यानी कंसिस्टेंट होना भी जरूरी है, और चौथी इक्वेशन के लिए साइक्लिक होना जरूरी, राइट? इन्हीं तीन इक्वेशंस को यूज करके, और कल हमने जो हीट और वर्क के बारे में पढ़ा है और जो बाकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इनको यूज करके आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू नॉन फ्लो प्रोसेस का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट? फिर से एक बार सवाल पूछ लेता हूं। क्लोज सिस्टम का एक सवाल एक बंदे ने इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व किया, एक बंदे ने इक्वेशन नंबर 3 से सॉल्व किया, दोनों के आंसर सेम आए, तो इसका मतलब वो प्रोसेस जो थी वो डेफिनेटली एक रिवर्सिबल प्रोसेस थी। और अलग अलग आए तो फिर एक सही है एक गलत है। सही कौन होगा? कौन? dq इक्वल टू dw का जिसका आंसर है वो सही है, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv गलत है। क्लियर हुआ ये बात? बच्चों अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? पीवी डायग्राम का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? हमेशा साइक्लिक के साथ साथ रिवर्सिबल भी होना चाहिए, राइट? रिवर्सिबल होना भी, राइट? साइकिल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये अपने को एकदम सडनली अब होना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। मैं साइकिल देखता हूं, मेरे को तुरंत समझ में आना चाहिए हीट इंजन की साइकिल है या हीट पंप की साइकिल है। कैसे पता करेंगे? क्या एक सेकंड के अंदर पता चल जाएगा क्या? कोई साइकिल में ड्रॉ कर दो तो एक सेकंड में बता सकते हो ये हीट इंजन है कि हीट पंप है? क्या है ये? हाँ, क्या है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक सेकंड में मालूम चल गया कि ये हीट इंजन है, राइट? काउंटर क्लॉकवाइज होगा
और रेफ्रिजरेटर बेसिकली एक ही चीज होते हैं, दोनों का काम बस अलग अलग, राइट। अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है। बच्चा मेरे जो लास्ट क्लास में पढ़ाया उसको फिर जाके रिवाइज करो, आप लोग बहुत अटक है। फटाफट आंसर अगर आप नहीं दोगे तो आपको दिक्कत। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया हूँ, आज की क्लास में जो पढ़ाया हूँ, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। कुल मिला के 6, 7, 8 इक्वेशन में लिखाया हूँ जो आपको याद करनी है। तो वो इक्वेशंस याद करनी है, उनकी कंडीशंस, कंडीशन बोले तो कहाँ पे अप्लाई होगा ये याद होना चाहिए। इसको आप याद कर लें तो बहुत जल्दी आप थर्मोडायनामिक्स को खत्म कर देंगे बिना कंफ्यूजन के। लेकिन जितनी बातें मैंने बताई हैं उसमें से अगर कुछ भी मिस करोगे तो दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि किताब में हम कुछ और पढ़ के रखे होते हैं, उसका मतलब कुछ और होता है। इसलिए बेटा जो लास्ट क्लास में अब तक जो मैंने पढ़ाया है, टर्मिनोलॉजी जो मैंने एक्सप्लेन की है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर रखते हो तो थर्मोडायनामिक्स एकदम लड्डू है, एकदम लड्डू। आगे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे चीजें और आसान होंगी, कठिन होने की जगह। लेकिन वो टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताई है वो क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है तो प्रॉपर्टी चेंज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी का चेंज निकालने के लिए मेरे को सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पता होना चाहिए। हीट ट्रांसफर निकालने के लिए मेरे को सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पता होना चाहिए। नहीं, हीट ट्रांसफर निकालने के लिए मेरे को स्टेट के साथ साथ रास्ता भी पता होना चाहिए। तो कल की क्लास में हमने देखा था स्टोर एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, और एनर्जी इन ट्रांजिशन यानी कि हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर आर पाथ फंक्शन। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करिए, उसके बाद बुक से पढ़िए, राइट। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अगर वो आप क्लियर कर लेते हो तो बहुत आसान है। चलिए ठीक है, फिर कल